वाली इस प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले पाएगा। इससे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन से भी जोकोविच को बिना खेले अपने देश लौटना पड़ा था। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय डिबेट शो आर पार। क्या कुछ नेताओं ने नफरत वाली चुनावी टूल किट तैयार कर ली है? क्या नफरत वाली सोच के दम पर दंभ भर रहे हैं? ये वोट बटोरने का दाव चला जा रहा है, खेला जा रहा है, क्योंकि सियासत की हर मान मर्यादा को खुलेआम रौंदा गया है। इसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। एक मौलाना कुछ दिन पहले धमकी दे रहे थे कि जिस दिन मेरा नौजवान मेरे कंट्रोल से बाहर आ गया उस दिन हिंदुओं को हिंदुस्तान में पनाह नहीं मिलेगी। मेरा नौजवान अगर मेरे कंट्रोल से बाहर आ गया तो हिंदुओं को हिंदुस्तान में पनाह नहीं मिलेगी। इसको सुन लीजिए आप। यानी एक तरह से मौलाना गृह युद्ध की खुल्लम खुल्ला धमकी दे रहे थे। लेकिन आज की खबर क्या है? आज की खबर यह है व्यूअर्स, अब ये कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। प्रियंका वाड्रा के साथ इनकी तस्वीर सामने आ रही है। महबूबा मुफ्ती दूसरी तरफ कह रही है कि उत्तर प्रदेश की सत्ता से भारतीय जनता पार्टी को बाहर अब भगाना होगा। 1947 से बड़ी आजादी होगी। सोचिए माइंडसेट क्या है? माइंडसेट है 1947। माइंडसेट है मौलाना तौकीर रजा। माइंडसेट है ये, यानी इन्हें अंग्रेज राज से ज्यादा नफरत उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के राज और काज से है। अगर सीधे तौर पे बोलूं तो योगी और मोदी के राज से है। कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी ने कैराना पलायन के आरोपी नाहिद हसन को टिकट दिया तो इस पर जमकर बवाल हुआ। अब इनकी बहन को टिकट देने की बात हो रही है। उधर महाराष्ट्र में कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले नफरत की सारी हदें पार करते हुए कह रहे हैं कि मैं मोदी को मार सकता हूं, गाली भी देख सकता हूं। आखिरकार इस नफरत का दायरा अब कहां तक बढ़ेगा, कहां तक जाएगा? तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, हिंदू विरोध का चुनावी टूल किट। ये वो मौलाना हैं जो देश में गृह युद्ध की धमकी दे रहे थे। मैं हिंदू भाइयों से खास तौर से कह रहा हूँ, मुझे उस वक्त से डर लगता है जिस दिन ये नौजवान बेकानून हो गया और कानून अपने हाथ में लेने पर मजबूर हो गया तो तुम्हें हिंदुस्तान में कहीं पनाह नहीं मिलेगी। हिंदुस्तान का नक्शा बदल जाएगा। लेकिन कांग्रेस ने इनका हाथ थाम लिया। इस प्रकार की बदजुबानी करने वालों के साथ प्रियंका वाड्रा खड़ी होती है और न केवल खड़ी होती है, उनके समर्थन के लिए गुहार करती है। ये मौलाना मुसलमानों के लिए अखिलेश को खतरनाक बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा खास तौर से मुसलमानों के लिए अगर कोई खतरनाक सरकार हो सकती है तो वो अखिलेश यादव की सरकार हो सकती है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले कह रहे हैं, मैं मोदी को मार सकता हूं, गाली भी दे सकता हूं। म्हणून मी मोदीला मारू शकतो, त्याला शिवा देऊ शकतो, मोदी म्हणून माझ्या विरोधात प्रचाराला आला। मुझे लगता है कांग्रेस की पॉलिसी है और हम तो मांग करते हैं कि नाना पटोले के ऊपर लीगल एक्शन होना चाहिए, एफआईआर होना चाहिए। नफरत वाली सियासत की सारी हदें पार करते हुए महबूबा मुफ्ती कह रही हैं, यूपी की सत्ता से बीजेपी को बाहर भगाना 1947 से बड़ी आजादी होगी। उधर लखीमपुर में बीजेपी कार्यकर्ता शुभम मिश्रा के लिंचिंग के आरोपी तेजिंदर सिंह विर्क के समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने पर सवाल उठ रहा है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या नफरत की सियासत से जनमत मिलेगा? इसी पर होगी सबसे बड़ी बहस, हिंदू विरोध का चुनावी टूल किट। और अब वक्त है नफरत वाली चुनावी टूल किट का विश्लेषण करने का। मैं एक एक करके आपको हर पॉइंट को गिनाता हूं। तौकीर रजा मुस्लिम धर्मगुरु है। जिस दिन मेरा नौजवान मेरे कंट्रोल से बाहर आ गया हिंदुओं को हिंदुस्तान में पनाह नहीं मिलेगी। और नतीजा इसका यह हुआ कि तौकीर रजा आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। ये इसका रिजल्ट है।
हिंदुओं को हिंदुस्तान में जगह नहीं मिलेगी, तौकीर रजा कांग्रेस पार्टी में शामिल। मैं बढ़ता हूं आगे, अगला नाम इसमें इस कड़ी में नाहिद हसन का है। एसपी ने विधानसभा का टिकट दिया, विवाद हुआ तो नाहिद की बहन को टिकट दिया गया। ये हमारे सामने स्पष्ट है। अगला मैं बढ़ता हूं आगे, महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री, यूपी की सत्ता से बीजेपी को बाहर भगाना है। 1947 से भी ये बड़ी आजादी होगी, यानी जब मार काट हुई थी, जब 47 के अंदर पाकिस्तान हिंदुस्तान बना था, ये उस तरह की जंग देख रही हैं। इस पूरी लड़ाई को तो आप सोचिए, मानसिकता क्या है, माइंडसेट क्या है। मैं सिर्फ माइंडसेट की बात कर रहा हूं इधर कि 1947 से ज्यादा, अंग्रेजों के राज से ज्यादा खतरनाक इनको योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी का राज उत्तर प्रदेश में दिखाई देता है। इनका माइंडसेट क्या है, क्रोनोलॉजी को आप समझिए। तौकीर रजा को आपने सुना, नाहिद हसन के क्या कारनामे हैं वो भी आपने सुने। नाना पटोले, ये महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष है, छोटे मोटे नेता नहीं है, बहुत बड़े नेता है, बहुत बड़े नेता है। मैं मोदी को मार सकता हूं, गाली भी दे सकता हूं। जब विवाद बढ़ा तो बोला कि मैं मोदी नाम के गुंडे की बात कर रहा था, जबकि इनके इलाके में कोई मोदी नाम का गुंडा है ही नहीं। तो कुल मिलाकर आप सोचिए माइंडसेट क्या है। मेरे साथ बात करने के लिए आज कौन कौन जुड़ रहा है। संबित पात्रा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। अजीज खान है मेरे साथ इस चर्चा में। तौकीर रजा जो कांग्रेस में शामिल हुए हैं मौलाना, वो मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। कांग्रेस के प्रवक्ता अभय दुबे को आना था लेकिन एंड मोमेंट पे वो ज्वाइन नहीं करे हैं। मेरे साथ इस चर्चा में शादाब चौहान है, नेता पीस पार्टी के, उनका अभिनंदन है। तमाम लोगों का स्वागत है। मैं सबसे पहला सवाल संबित पात्रा मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपको लगता है ये जो नफरत वाली सियासत है जिस पर आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, क्या आपको लगता है ये नफरत वाली सियासत दो तरफा है? क्योंकि आरोप आपकी पार्टी पे भी लगा दिया जाता है कि आप हिंदुओं की बात कर देते हैं, तो दूसरी तरफ से मुसलमानों की बात क्यों नहीं हो जाएगी? देखिए अमीश भाई, पहले तो मुझे आश्चर्य हो रहा है कि ये कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भाग क्यों गए। जब उनको आना था तो अभी नदारद क्यों है? और मैं 5 बजे से देख रहा हूं, जब से डिबेट आरंभ होता है इस विषय में कोई भी कांग्रेस का आधिकारिक प्रवक्ता डिबेट करने नहीं आ रहा है, क्योंकि जानते हैं कि रजा खान को, तौकीर रजा खान को पार्टी में तो ले लिया है, उनका समर्थन तो ले लिया है, मगर डिफेंड नहीं कर सकते हैं जिस प्रकार की बातें तौकीर रजा खान ने बोला है। हिंदुस्तान का नक्शा बदल देंगे, हिंदुओं को इस देश से भगा के रहेंगे अगर हम कानून अपने हाथ में लेते हैं, हिंदुस्तान से हिंदू पलायन कर जाएगा। ये सब बोलने के बाद कांग्रेस वाले उसको डिफेंड करने की इस मुंह से आते, इसलिए वो भाग गए हैं। दूसरी बात है, ये जो इक्विवेलेंस लाने की कोशिश की जा रही है कि हिंदू भी तो ऐसे हैं तो मुसलमानों ने बोल दिया, बड़ी कमाल की बात है। हम यहाँ किसी को डिफेंड नहीं करते हैं। अगर किसी हिंदू ने कुछ अनुचित बोला होगा, और बोला भी है कई जगहों पे, तो याद करिए न्यूयॉर्क टाइम्स से लेके वॉशिंगटन पोस्ट तक पूरे विश्व में भूकंप आ जाता है कि हाय हाय हिंदुओं ने क्या कर दिया, हिंदू आतंकवाद, हिंदू फलाना, हिंदू डिकड़ा, सब शुरू हो जाता है। कांग्रेसी जाके पाकिस्तान तक में रोना शुरू कर देते हैं, मोदी को हटाओ, हिंदू आतंकवाद आ गया है। मगर जब तौकीर रजा खान जैसे इस प्रकार की बदजुबानी करते हैं, याद करिए उन्होंने क्या कहा था सीए के समय, हम तो अल्लाह वाले हैं, अगर हमारे बस में आ जाए तो हम तो खून की नदियां बहा देंगे, खून की नदियां। और हम बड़े कन्वीनियंटली चुप रहते हैं, कहीं भूकंप नहीं आता है, किसी अखबार में भी ये छपता नहीं है। कभी ये डिबेट, आज तो हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया, ये विषय डिबेट का बन गया, वरना ये तो 7 फरवरी का वीडियो है। 7 फरवरी से अभी तक सब चुप बैठे हुए थे, क्योंकि ये टेकन फॉर ग्रांटेड हो गया है कि ये तो बताएंगे, ये खान साहब तो ऐसा ही बोलेंगे। केवल खान साहब ही नहीं, एक बहुत बड़ी फहरिस्त है, नाहिद हसन, इमरान मसूद, ये सारे लोग ऐसा ही बोलेंगे। और जब ये कहते हैं कि कैराना से पलायन करना पड़ेगा, हिंदुओं के दुकान से आप सामान मत खरीदो, तो ये एक न्यू नॉर्मल है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन ये कोई नॉर्मल नहीं है, इट इज नॉट नॉर्मल, ये गलत है और मैं गलत को गलत कहता हूं। लेकिन आपकी तरफ से योगी आदित्यनाथ का जब मैं साक्षात्कार करता हूं तो वो कहते हैं, अमीश देवगन जी आप क्या बात कर रहे हैं, आप जाति की बात कर रहे हैं, ये लड़ाई तो अब 80-20 की हो चुकी है, तो 80-20 से मतलब मैं क्या समझूं, समझाइए मेरे व्यूअर्स को। तो आपने तो बड़ा गलत समझ लिया अमीश भाई। वैसे तो आपको वो सवाल तुरंत योगी जी से कर लेना चाहिए था, वो आपको जवाब भी देते, मगर मैं आपको बताता हूं 80-20 से योगी आदित्यनाथ जी ने कोई रिलीजियस डिवाइड नहीं किया। अमूमन किसी भी समाज में 80% लोग वो होते हैं जो कानून निष्ठ होते हैं,
जो कानून के अनुसार कानून के बिछाए प्रशस्त मार्ग पर चलते हैं, और 15 से 20% लोग ऐसे भी होते हैं जो कानून को तोड़ना जानते हैं, कानून को चकमा देने का प्रयास करते हैं। और योगी आदित्यनाथ जी ने आरंभ से ही ये दिखाया है करके कि जो कानून तोड़ेगा मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। याद करिए, चाहे वो मुख्तार अंसारी हो, चाहे वो अतीक अहमद हो, यही मुख्तार अंसारी किस प्रकार से पंजाब में राजा बन के बैठा हुआ था, वो उत्तर प्रदेश तक नहीं आना चाहता था, व्हील चेयर में आ रहा था। योगी का खौफ था कि व्हील चेयर से उठकर चलना आरंभ कर देता है। क्यों नहीं होना चाहिए? यही वो योगी आदित्यनाथ है जिन्होंने 1800 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है इस प्रकार की आतंकवादियों से, इस प्रकार के 20% के लोग जो समाज को तोड़ने का काम करते हैं। मैं परसों एक वीडियो देख रहा था अमीश भाई, परसों उस वीडियो में एक व्यक्ति को जब पुलिस पकड़ लेती है क्योंकि वो ना हेलमेट पहना हुआ था ना ट्रैफिक, मैं आऊंगा इस विषय पर, तो वो कह रहा था नहीं मैं 10 सेकंड तो दीजिए, मैं समझा तो दूं 80-10 का, बस 10 सेकंड। एक व्यक्ति को पकड़ती है पुलिस और कहती है आपको चालान भरना होगा, आप ट्रैफिक नियम का उल्लंघन कर रहे थे, आपने हेलमेट भी नहीं पहना हुआ था। वो आओ देखता है न ताओ पुलिस को धमकाने लगता है कि रुक जा, मेरी सरकार आने दे, मेरी सरकार आने दे, फिर तुम कितना चालान काटोगा। हाँ, मैं तो यहाँ पे, मैं तो उस व्यक्ति के धर्म के विषय में बात ही नहीं कर रहा हूं, हम तो अच्छे लोग हैं भैया, मैं क्या जानूं उसका क्या धर्म था। वो आप वीडियो दिखा देना, मुझे नहीं पता उसका धर्म क्या था। मैं वीडियो मगर वो कह रहा था अभी तो तुमने पकड़ लिया, हाँ दिखाना, मुझे धर्म से कोई मतलब नहीं है, मगर 20% ऐसे लोग जो कानून को तोड़ते हैं उनके ऊपर योगी जी भारी हैं और होना भी चाहिए। ठीक है, ठीक है। तौकीर रजा खान, नाहिद हसन, विपक्ष ये कैसा पॉलिटिकल कॉकटेल बनाना चाहता है? अजीज खान जिसके अंदर नाहिद हसन भी चलेगा, जो हिंदुओं के पलायन का बड़ा आरोपी है, जिसमें तौकीर रजा खान भी चलेगा, जो कहता है कि जिस दिन मेरा नौजवान मेरे कंट्रोल से बाहर आ गया तो हिंदुओं को हिंदुस्तान में पनाह नहीं मिलेगी। मैं अभी अब्दुल्ला आजम का भी बयान आपको कुछ देर में सुनाऊंगा जो उन्होंने कहा है। बोलिए अजीज खान। देखिए अमीश जी, मैंने बहुत ही गंभीरता से और बहुत ही संयम से मैंने संबित पात्रा की बात सुनी है। मैं बाबा साहब का एक कोटेशन कोट करना चाहूंगा। उन्होंने लिखा था कि मुझे वो धर्म पसंद है जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की बात करता है। मैं कहना चाहूंगा कि जो नफरत की बीज बोने की बात चल रही है, चाहे वो तौकीर रजा साहब हो, चाहे वो चिन्मयानंद हो, मैं वाकई में खंडन करता हूं और इनका मैं कंडेम करता हूं बड़ी स्तर पे। क्योंकि हम जिस मुल्क में रह रहे हैं और जो समाजवादी पार्टी की जो विचारधारा है कि वेद को कुरान के नजदीक लाइए और धर्म को ईमान के नजदीक लाइए, भारत को बचाना है तो अजीज इंसान को इंसान के नजदीक लाइए। संबित पात्रा जी ने, मैंने देखा तौकीर रजा ने जो बोला उस पर एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, मैं इस्तेकबाल करता हूं इनका। लेकिन इन्होंने उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया जब हाथरस में की बेटी को रात के अंधेरे में जलाया। आप किस बात को इक्वेट कर रहे हैं? लखीमपुर में किसानों को कुचला गया। सुनिए ना मेरी बात, बहुत अहम बात कर रहा हूं। हाथरस की बेटी का तौसीफ रजा खान, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, मुझे क्या मतलब है? हाथरस की बेटी का तौसीफ रजा खान की बेटी से क्या मतलब है? रेप तो अलवर में भी हुआ, अलवर को लेके क्यों नहीं बोले आप लोग? रेप तो अलवर में भी हुआ, जघन्य अपराध हुआ। अरे भाई आप कवर अप करने की कोशिश नहीं। हाथरस का विषय पिछले 1.5 साल से हाथरस के विषय पर आप चर्चा कर रहे हैं। आप उस पे जब भी कोई विषय होता है हाथरस के विषय को जोड़ देते हैं। मुझे बताइए तौसीफ रजा खान ने जो बात बोली, क्या बात है? और ना तौसीफ रजा खान ने तो ये बात बोली, लेकिन नाहिद हसन ने तो किया, नाहिद हसन ने तो किया उसको ना, उसको आपने टिकट दे दिया, आप तो और आगे बढ़ गए ना। तौसीफ रजा खान तो धमका रहे हैं। जी जी जी, कांग्रेस तो धमकाने वाले को साथ ले रही है, आप तो करने वाले को साथ ले रहे हैं। अरे अमीश जी, आप तो, अरे भाई अमीश जी, अजीज खान साहब, मैं तो आपको पूरी सम्मान बोल रहा हूं। कांग्रेस तो धमकाने वाले को साथ ले रही है, आप करने वाले को साथ ले रहे हो। सर मुझे मौका दे, कारक के साथ है। सर अरे सर मुझे मौका दे, अरे सर मेरी मौका दे सर प्लीज। देखिए ये हमारे नेता नाहिद हसन की बात करते हैं, ये नंद किशोर गुर्जर की बात क्यों नहीं करते हैं, जिन्होंने नफरत पैदा की और 3 मुकदमे उनके पास से लोनी में। इन्होंने संगीत सोम की बात क्यों नहीं की, जो दंगा भड़काने की बात करते हैं और दंगा भड़काने के आरोप में उनके पास कई मुकदमे दर्ज हैं। इन्होंने सुरेश राणा की बात क्यों नहीं की, जिन पर 6 मुकदमा दर्ज है। इन्होंने 107 की जो लिस्ट जारी की है उसमें 25 लोग ऐसे जो
बड़े अपराध में लिप्त हैं। मैं नाम बताना चाहूंगा, चाहे उमेश मलिक जी हो जिन पर 6 मुकदमे दर्ज हैं, जिन पर कपिल देव अग्रवाल जी को ले लें आप, 6 मुकदमा दर्ज है, मुजफ्फरनगर के हैं। कुंवर भारतेंदु सिंह हैं जिन पर 6 मुकदमे दर्ज हैं, वो नजीबाबाद से टिकट दिया है। धर्मेश तोमर को ले लें, 3 मुकदमा दर्ज है धौलाना का। एक लंबी फेहरिस्त है, उस पर भी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते मेरे दोस्त। आपको नाहिद हसन ही दिखते हैं। ठीक है, जवाब जी, ये लोग नहीं दिख रहे हैं। 107 में अगर 25 को आपने दिया है टिकट आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को, तो उन पर आपने क्यों सवाल नहीं किया? उन पर आपने मुहर्रम अली पर आप क्या कहते हैं? नाहिद हसन दिख रहे हैं। ना एक सेकंड, मुहर्रम अली पर आप क्या कहते हैं? राजनीतिक साजिश के मुहर्रम अली पर आप क्या कहते हैं? और वो राजनीतिक ना एक सेकंड बताइए, मुहर्रम अली जिसको सपा में शामिल किया गया उस पर आप क्या कहते हैं? सिर्फ नाहिद हसन नहीं है, मुहर्रम अली भी है। मुहर्रम अली पप्पू जो कि समाजवादी पार्टी के साथ आया, उस पर आप क्या कहते हैं अजीज खान? मुहर्रम अली पप्पू सर, मैं कह रहा हूं, मुहर्रम अली पप्पू पे आप क्या कहते हैं? सर मैं कह रहा हूं ना, फहरिस्त ढूंढ लीजिए। जो फहरिस्त इनकी है बहुत लंबी फहरिस्त है। तो मतलब आप मेरी इनसे बात, लंबी खींच अमीर रहे जी, हैं। फहरिस्त बहुत लंबी है। अपने गिरवान में झांक कर ये देखें, गिरवान में झांक कर देखें। और संगीत सोम से जब पूछा जाता है तो वो कहते हैं एक्शन का रिएक्शन होता है। एक सेकंड, संगीत सोम से जब पूछा जाता है वो कहते हैं एक्शन का रिएक्शन होता है। अगर हमको ललकारेंगे तो हम क्या करेंगे? देखिए अमीश भाई, मैं जवाब देता हूं। देखिए, चाहे हमारे जितने लोगों का इन्होंने नाम लिया, मुकदमा तो दर्ज उन्होंने समाजवादी पार्टियों ने ही उनके ऊपर किया हुआ था। नाहिद हसन का क्या केस था? हम तो कोर्ट तक गए। नाहिद हसन का क्या आज हश्र हुआ है आपने देखा है? जेल के पीछे है, इनको भी टिकट काटना पड़ा है। आपके पास कोई फहरिस्त है तो आप जाइए ना कोर्ट में, किसने रोका हुआ है आपको कोर्ट जाने के लिए? नंबर 1। नंबर 2, यहां मौलाना तकीर रजा खान के विषय में हम बात कर रहे हैं। एक शब्द की पॉलिटिकल पार्टी के मुंह से कुछ निकल नहीं रहा उसके खिलाफ। एक शब्द बोलने से कतरा रहे हैं क्योंकि इनको लगता है कि इनके वोट बैंक में सेंध पड़ जाएगा। ये वो लोग हैं जो 2012 में आतंकवादियों को, कुख्यात आतंकवादियों को जेल से छुड़ाना चाहते थे। ये तो शुक्र है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अखिलेश यादव जी की सरकार को फटकार लगाया और ये जो आतंकवादी को अखिलेश जी छोड़ रहे थे, ये आतंकवादी छूट न पाए। बाबा साहेब अंबेडकर जी के विषय में भी बताया गया। बाबा साहेब अंबेडकर जी को कोट किया गया। मैं बाबा साहेब अंबेडकर को कोट करता हूं और ये बिल्कुल कोट है उनके किताब पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया से। मैं अंग्रेजी में पढ़ के सुनाता हूं हूबहू जो बाबा साहेब ने कहा है। Islam is a close corporation and the distinction that it makes between Muslim and non-Muslim is a very real, very positive and very alienating distinction. The brotherhood of Islam is not the universal brotherhood of man. It is a brotherhood of Muslims for Muslims only. There is a fraternity, but its benefit is confined to those within that corporation. For those who are outside of the corporation, there is nothing but contempt and enmity. B.R. Ambedkar, Pakistan or Partition of India. ये खुद बाबा साहब अंबेडकर ने कहा है। इसलिए बाबा साहब अंबेडकर जी को आप सिलेक्टिवली कोट मत करिए। और मैं नहीं चाहता हूं कि किसी प्रकार का वैमनस्य यहां हो, मगर जो व्यक्ति कह रहा है कि अगर हम कानून अपने हाथ में ले ले तो हिंदुओं को हिंदुस्तान छोड़ना पड़ेगा, जो व्यक्ति यहां कह रहा है कि हिंदुस्तान के नक्शे में बदलाव आ जाएगा, ये सब पहले हो चुका है। हिंदुस्तान के नक्शे में इसी प्रकार के जिन्नावादियों ने बदलाव लाया था। जिन्ना और जिन्नावादियों के कारण आज हिंदुस्तान खंडित है। जिन्ना और जिन्नावादियों के कारण हजारों लाखों हिंदुस्तानियों को, हिंदुओं को मौत के घाट उतारा गया। जिन्ना और जिन्नावादियों के कारण डायरेक्ट एक्शन डे के दिन हजारों हिंदुओं को कलकत्ता में मार गिराया गया, बंगाल में मार गिराया गया। और आज जब पुनः ये बातें फिर से बोली जाती है, पुनरावृत्ति होती है, तो हमारा रूह कांप उठता है। कैराना में लोगों को भगाया गया है, हिंदू व्यापारियों के साथ व्यापार ना करे। ये किसने कहा था? ये नाहिद हसन ने कहा था कि कोई भी मुसलमान हिंदू व्यापारी से सामान न खरीदे। हिंदू व्यापारियों के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, वो बाहर जाएगा। आज मुझे दुख के साथ कहना पड़ेगा, हिंदू जादव बन गया है, हिंदू कुर्मी बन गया है, हिंदू गुजर बन गया है, हिंदू जाट बन गया है, हिंदू ब्राह्मण बन गया है, हिंदू ठाकुर बन गया है। और इसी कारण हिंदुओं को सदियों से पलायन करना पड़ रहा है। जब तक हिंदू धर्म के लिए, धर्म अर्थात सच्चाई के लिए नहीं लड़ेगा, तब तक देखिए संबित जी, बड़ी लंबी बात की आपने। नहीं तो आप रैली की तरह संबोधित कर रहे थे। सुनिए ना मेरी बात। नहीं, सच्ची। नहीं, अब आप नहीं, एक सवाल मुझे बताइए। सुनिए ना, ये नाहिद हसन की बारी देखिए। सुनिए मेरी बात। मेरा सवाल, अजीज साहब मेरा सवाल सुन लीजिए। आप ही दोनों हैं, आप मेरा सवाल सुन लीजिए। आप कह रहे हैं कि नाहिद हसन गलती से आ गया, या फिर नाहिद हसन बिल्कुल पाक साफ है, उसने कुछ गलती नहीं करी है। अब आप मुझे बताइए, मुहर्रम अली पप्पू ने गलती करी है कि नहीं करी है, जिसको आपने समाजवादी पार्टी में लिया हुआ है?
मुहर्रम अली पप्पू के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैंने अमेश जी जो 2014 में जो सहारनपुर गुरुद्वारा हिंसा हुई उसका वो मास्टरमाइंड है कि एक बार सुनिए ना मोहम्मद अली पप्पू? अरे उस सूची को भी पढ़ते हैं, सुनिए। अरे भाई ये तरीका नहीं है, ये क्या तरीका होगा? ये तरीका सही है? ये तरीका सही है कि नाहिद हसन मोहम्मद अली पप्पू की फेहरिस्त में पढ़िए ना, ये तरीका सही है? पढ़िए ना। देखिए मोहम्मद अली पप्पू ने क्या किया था आपके शासन में? मुझे ये बताइए, मोहम्मद अली पप्पू पे आरोप क्या है? मोहम्मद अली ना इस बात राजनीतिक साजिश की तहत देखिए सर, लेकिन वो ये तो सामान्य कार्यक्रम तो है नहीं, सबसे ज्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम है। और मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा और इस सवाल को जरूर आपसे मैं पूछूंगा, मोहम्मद अली पप्पू पे क्या आरोप है? आप बताएंगे, मैं बताता हूँ। आरोप क्या है उस पर? मुझे बात रखने का मोहम्मद अली पप्पू पे आरोप क्या है? सर मुझे बात करने का मौका दीजिए। मैं बिल्कुल सर आपको बात करने का मौका दे रहा हूं। आपके पास 1.5 मिनट होगा, आप बोलिएगा मोहम्मद अली पप्पू ने क्या किया है। माफ करिए, मुहर्रम अली पप्पू ने क्या किया है? वो किसका मास्टरमाइंड था 2014 में? उसने क्या किया था? किस गुरुद्वारे में हिंसा का आरोपी है वो? सर देखिए आप सुनिए मेरी बात। मैं कहना यही चाह रहा हूं कि इतनी लंबी बातचीत की है। आज आप देखिए, संबित पात्रा ने आज पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, लेकिन एक शब्द इस मुल्क के बारे में बोला, विकास पे बोला, अपने काम पे बोला। चुनावी वर्ष है, चुनाव का वक्त है, 4 हफ्ते बचे हैं चुनाव के। इन्होंने कहा कि मैंने ये काम किया है, इन्होंने कहा महंगाई ये है, बेरोजगारी ये है, कानून व्यवस्था ये है। एक शब्द उस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने सुना है, नहीं बोला इन्होंने। क्यों ये हिंदू मुसलमान की बात करते हैं अपनी उपलब्धियों को लेकर? मैं तो हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं कर रहा, इसलिए मैं मुहर्रम अली पप्पू पे सवाल पूछ रहा हूं। सुनिए मेरी बात। ऐसा क्यों डिस्कस कर रहे हैं? मुहर्रम अली पप्पू पे आपकी पार्टी के नुमाइंदे हैं, अगर वो पाक साफ है तो उनके बारे में बोलिए। मुहर्रम अली पप्पू पे क्यों नहीं बोल रहे? अरे बोल रहा हूं, ये तो साफ स्पष्ट हो गया ना, मुसलमान एक वोट बैंक है, इसलिए इन विषयों पे बोला ही नहीं जाएगा। बस इतना बोल दिया, तौसीफ रजा खान ने गलत बोला। खूब बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे? मुहर्रम अली पप्पू की बात क्यों नहीं बोलेंगे? सुनिए मेरी बात। अरे भाई, आप मुहर्रम अली पप्पू के लिए बैठे हैं, मेरी बात सुन लीजिए। क्यों नहीं? अच्छा, लिए तो आप बैठे हैं अजीज भाई, सिर्फ एक पार्टी में तो आप लिए बैठे हैं मुहर्रम अली पप्पू को। निवेदन है, मुहर्रम अली पप्पू को पार्टी में तो आप लिए बैठे हैं, मैं थोड़ी लिए बैठा हूं। मुझे जानकारी नहीं, पार्टी में लिया है आपने। देखिए सर, जिनके बारे में जानकारी, सर मैं कह रहा था जिसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। अच्छा, मजिंदर सिंह बारे में क्या बोलूं? जिसके बारे में जानकारी है 25 लोगों के बारे में। पार्टी का ट्वीट सुनिए ना सर, सुनिए ना सर। अरे मेरी बात सुन लीजिए सर। जो 25 लोगों की फहरिस्त मैंने पढ़ी है, उस पर ये नहीं बोले। ये आज अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात भी इन्होंने अपने मुहर्रम अली पप्पू पे ये बोलना नहीं चाहते, सिर्फ नफरत के बीज बोने की बात कही है। ये कह रहे हैं कि नफरत का बीज आप बोल रहे हो, आप कर रहे हो हिंदू मुसलमान। उपलब्धि रही है इनकी, आप कर रहे हो हिंदू मुसलमान उपलब्धि बताएं। आप कर रहे हो 5 साल की आप कह रहे हो, आप कह रहे हो जो राम को लाए हैं हम उनको लेकर आएंगे, आप लोगों में ये भावना लेकर आ रहे हो। चलिए, पहले तो मुहर्रम अली पप्पू के विषय में इन्होंने ज्ञानवर्धन नहीं किया, तो पप्पू जी के विषय में मैं जरा ज्ञानवर्धन कर देता हूं। 2014 में इन्हीं की समाजवादी पार्टी की सरकार थी। गुरुद्वारा रोड सहारनपुर में जिस प्रकार से गुरुद्वारा की जमीन को लेकर वहां लेंटर डालने को लेकर जिस प्रकार का दंगा भड़काया था मुहर्रम अली पप्पू ने, पुलिसकर्मी से लेकर कई सिख बंधु को घायल किया था। नतीजा हुआ था कि खुद समाजवादी पार्टी की सरकार ने इन पे एनएसए लगाया था, इनके खिलाफ कई मुकदमे, लगभग 80 के आसपास मुकदमे दर्ज कराए थे। ये उस समय वहां पार्षद थे। आप सोचिए, खुद इनकी सरकार ने उन पे केस लगाया है, कोई भाजपा की सरकार ने केस नहीं लगाया था। खुद इनकी सरकार ने कहा था कि ये सिख विरोधी दंगे में लिप्त हैं मुहर्रम अली पप्पू। उसके बाद भी पप्पू के साथ खड़े हैं, उसके बाद भी पप्पू के साथ कह रहे हैं कि आप हिंदू मुसलमान। आप बताइए, पप्पू के साथ खड़े होने का नहीं, पहले तो पप्पू के साथ खड़े होने का नतीजा बता दीजिए। आप बताइए ना, 5 साल क्या क्या गुस्सा मत होइए, पप्पू काम बताइए, प्रमोट किया जा सके जो हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलता रहा है, और ये कांग्रेस पार्टी का नीति रहा है। आप याद करिए, कलकत्ता के चुनाव से पहले, बंगाल के चुनाव से पहले इंडियन सेक्युलर पार्टी करके होती थी, जो अब्बास सिद्दीकी नामक हेट स्पीच देने वाले मौलाना की थी, उसके साथ गठबंधन हुई थी।
कर्नाटक के चुनाव के समय एसडीपीआई पीएफआई का जो पॉलिटिकल विंग है उनके साथ गठबंधन हुई थी। ठीक उसी प्रकार केरल में यूएपीए द्वारा बैन किए गए वेलफेयर पार्टी द्वारा इनके जमाते इस्लामी की पार्टी है वेलफेयर पार्टी, उसके साथ इनकी गठबंधन हुई थी। और तो राहुल गांधी तो खुद ही कहते हैं हाँ हम मुसलमानों की पार्टी है। तो इसके साथ कंपटीशन चल रहा है समाजवादी पार्टी का। नाहिद हसन को हम टिकट देंगे, हम मुहर्रम अली पप्पू को टिकट देंगे। तो स्वाभाविक है ये सवाल ये बोल रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम हम कर रहे हैं। क्यों? अगर इस प्रकार के बाणी हम बोलते, इस प्रकार की बातें हम कर लेते कि मुसलमानों को भगा दो, काट दो, मार दो, तो आप अभी तक अमेरिका तक हल्ला गुल्ला काट चुके होते। सारे लोग एक हो जाते हैं। मगर हिंदुओं के ऊपर कुछ भी बोला जाए, नक्शा हिंदुस्तान के बदलने की बात हो जाए, मगर हमें चुप रहना चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तो इनका जन्मसिद्ध अधिकार है। सलमान निजामी, रुक करता हूं मैं आपका। चल एक सेकंड संबित पात्रा। सलमान निजामी, हिंदू मुसलमान तो ये संबित पात्रा की पार्टी करती थी जो आप लगातार आरोप कराते थे, लेकिन इस व्यक्ति को पार्टी में लेकर क्या हासिल होगा? जिस दिन मेरा नौजवान मेरे कंट्रोल से बाहर आ गया, सबसे पहले तो इनको क्यों लगता है कि इनके कंट्रोल में है, उसके बाद हिंदुओं को हिंदुस्तान में पनाह नहीं मिलेगी। लेकिन ये जो लोग हिंदुओं को हिंदुस्तान में पनाह नहीं दे रहे, उसको कांग्रेस पार्टी पनाह दे रही है अपनी पार्टी के अंदर। बोलिए क्या बोलते हैं इस पे आप? देखिए, जिनके घर कांच के होते हैं उनको दूसरे के घरों में पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। ये वही भाजपा है जो हिंदू राष्ट्र की बात करती है, ये वही भाजपा है जिसने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जिसपे तो फिर आप बीजेपी अगर हिंदू राष्ट्र की बात करती है तो कांग्रेस पार्टी मुस्लिम राष्ट्र की बात कर रही है। आप मैं बीजेपी को जवाब दे रहा हूं, आपको जवाब नहीं। सवाल पूछ रहा हूं देश की वजह से, मैं तो देश के नाते सवाल पूछ रहा हूं ना। ये नहीं तो आप मुस्लिम राष्ट्र की तरफ आगे बढ़ रहे हैं क्या? मैं कह रहा हूं कि ये वही भाजपा है जो एक आतंकवाद जो एक्यूज्ड है उस पे कोर्ट पे केस कर रहा है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर कत्ल में वो शामिल है मुसलमानों के, उसको इन्होंने भाजपा में शामिल किया। और ये रजा साहब जो है इन्होंने ऑफिशियली कांग्रेस को ज्वाइन नहीं किया। सपोर्ट तो कोई भी कर सकता है, बाहर के लोग भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। आपकी तो एमपी एमएलए कितने ऐसे हैं जो मॉब लिंचिंग मुसलमानों की हुई, अखलाक पहलू खान, उनको सपोर्ट किया आप लोगों ने। हिंदू राष्ट्र की बात आप करते हैं और मुसलमान करते हैं। अरे मुसलमानों की तादाद ही कितनी है? क्या वो हिंदू आज खतरे में पड़ा? 70 साल कांग्रेस ने सरकारें चलाई, उस वक्त हिंदू खतरे में नहीं था। भाजपा के शासन में जो है हिंदू खतरे में आ गया और मुसलमानों ने हर एक कानून एक्सेप्ट किया। संबित पात्रा वो कहते हैं आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं तो हमने तो सिर्फ साथ लिया है, यानी समर्थन लिया है। समर्थन तो कोई भी कर सकता है। नहीं, पहले तो ये जो एक्सक्यूज देने की कोशिश कर रहे हैं कि इन्होंने केवल समर्थन लिया है, अजय लल्लू जो इनके प्रदेशाध्यक्ष हैं उनके साथ बैठ करके मुख्यालय के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कोई भी सपोर्ट कर सकता है, ऐसा तो नहीं होता है। नंबर एक, प्रियंका वाड्रा के साथ फोटो ट्वीट करती है खुद कांग्रेस पार्टी और कहती है कि ये कितने बड़े व्यक्ति हैं, उनके साथ हमारा लेन देन है, और ये ऐसे ही समर्थन कर रहे हैं। तीसरी बात है, देखिए मैं अमीश भाई मैं चुप ही रहता हूं, आप इन्हीं से बात कर लीजिए। आप इनको तो आप इन लोगों को तो सिंगल विंडो में काट के बड़ा प्रोजेक्ट करते रहते हो और मेन पार्टी को तो आप बोलने देते हो नहीं। ये तो कमाल की बात है। ये हमारे बीच में ये बोलेंगे जो आधिकारिक प्रवक्ता भी नहीं है, इनको आप सिंगल विंडो में दिखाओगे, प्रोजेक्ट करोगे, और जब हम बोलेंगे तब आप बीच में इनको बुलवाओगे ताकि टीआरपी बढ़ जाए। ये कहां की बात है? आप बढ़ाओ अपनी टीआरपी पहले। बोलिए संबित पात्रा, गुस्सा क्यों हो रहे हैं? बोलिए, गुस्सा नहीं बोलिए। अमीश भाई ये गलती आप लोगों की है। डिबेट को मैनेज करना भी आना चाहिए। ना मुझे बिल्कुल सब कुछ मैनेज कर नहीं, जो लोग आतंकवाद को समर्थन करते हैं इनको आप सिंगल विंडो में ना बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी बात को रखिए ना डॉक्टर पात्रा, आप अपनी बात को रखिए। क्यों ऐसा नहीं अमीश भाई? मैं समझ नहीं पा रहा हूं क्या? नहीं अमीश भाई, आप लोग क्या करते हैं ये सब मैं समझ रहा हूं। ये टीआरपी का चक्कर मत करिए, इनको सिंपली रखिए साइड में, हमको सिंगल दिखा दीजिए, फिर इनको सिंगल दिखा दीजिएगा। थैंक यू। देखिए अमीश भाई, मैं तू मैं करके यहाँ डिबेट स्पॉइल करने नहीं आया हूं। मैं अपने बारी का वेट करता हूं और तो देश के समर्थन के साथ है। वो कहते हैं कि आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं तो हम जो तौसीफ रजा कह रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं, तौकीर रजा कह रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। बोलिए। नहीं सुनिए अमीश भाई, ये मतलब हमारा अधिकार भी नहीं है ये कहेंगे हम हिंदू मुस्लिम डिवाइड कर रहे हैं। 12 आतंकवादियों को छोड़ने के लिए अखिलेश यादव जी ने जिस प्रकार से कानून बनाया, उनके नाम तक डिक्लेयर कर दिए थे कि ये 12 आतंकवादी छोड़े जाएंगे 2012 के अंदर, जो कट्टर आतंकवादी थे। ये तो शुक्र है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इन आतंकवादियों को रोक दिया छुड़वाने से और अखिलेश यादव के ऊपर फटकार लगाया। ये तो इनका, ये बोल रहे हैं कि ये तौकीर रजा जो बोल रहा है सही बोल रहा है। अरे इनके हिसाब से तो याकूब मेमन भी सही है।
इनके हिसाब से ओसामा बिन लादेन भी सही है, आप इनसे पूछ लो अभी। याकूब मेमन आतंकवादी था क्या? साध्वी प्रज्ञा को इन्होंने आतंकवादी बोल दिया, याकूब मेमन को आतंकवादी नहीं बोला जाएगा। जो कश्मीर में मार रहे हैं ना गोली कर करके, उनको आतंकवादी नहीं बोलते हैं ये लोग। साध्वी प्रज्ञा जिसको कि कोर्ट ने बरी किया है, जो कि लड़के सांसद बनी है और अभी मालेगांव का पूरा विषय अभी सामने आया है, वो आतंकवादी बन गई। क्यों? जस्ट बिकॉज सी इज अ हिंदू। वो साध्वी है, हिंदू है, जवाब बोलते रहो, उनको कुछ भी बोलते रहो। सलमान निजामी मौलाना को आतंकवादी कांग्रेस पार्टी इस कट्टरपंथी मौलाना के साथ खड़ी है, अपने घर में बुला के प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। इससे ज्यादा प्रूफ क्या चाहिए? और फिर आप कहते हैं हिंदू मुसलमान नहीं करते। इन्होंने याकूब मेमन की बात की, उसके कांग्रेस के टाइम पे उसको फांसी हुई थी। मसूद अजहर को पाकिस्तान छोड़ने वाले भाजपा के लोग हैं। तौकीर रजा पे बात करिए। तौकीर रजा को पार्टी के साथ गठबंधन करना क्यों जरूरी था? मुसलमान वोटों के लिए तौकीर रजा जरूरी थे? हाँ ना बोलिए। देश में चाहे हिंदू हो उतना इंपॉर्टेंट है, मुसलमान भी उतना इंपॉर्टेंट है, सिख भी उतना इंपॉर्टेंट है। आप हर एक वो तो आतंकवादी थोड़ी ना है। मैं तो कह रहा हूं कि आप आतंकवादियों को बना देते हैं। आप लोगों ने तो आतंकवादियों को सांसद बना दिया। आपने तो कितने लोगों को टिकट दी जिन पे केस चल रहे हैं, मुकदमे चल रहे हैं। जी ठीक है। संबित पात्रा जवाब। ओके, अब आपने अपने भविष्य को रख लिया। संबित पात्रा जवाब। नहीं, देखिए यहां पर ये कितने लोगों को टिकट दे दी, हमने देश का बंटवारा कर दिया, ये सब कहने से कुछ नहीं बचने वाला है। आप भी जानते हैं देश का बंटवारा किसने। शांत रहिए, आपने बोला जानते हैं हिंदू। शांत रहिए, ये फिर अपनी टर्न पे बोलिए ना। फिर बीच में शुरू हो गए। संबित पात्रा आपके बीच में नहीं बोल रहे थे ना? नहीं, मुझे जवाब दिए मसूद। अरे आपको जवाब देने का मौका मिलेगा, पर आपने एक विषय को रखा, आप उसका जवाब सुनिए 40 सेकंड, फिर आप बोलिएगा 40 सेकंड। इत्मीनान से ऐसे ही होती है बहस। बोलिए सब। देखिए मुझे तो आश्चर्य होता है, ये जो लोग अफजल हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल जिंदा है, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह के समर्थन में राहुल। मैं शांति से बैठूंगा अमीश भाई, आप इन्हीं से बात करो। मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा है। आप बीच में लगातार बोलते हैं। संबित बोलिए आप अपनी शांति से, आप इन्हीं के साथ डिबेट करिए अमीश भाई, कोई बात नहीं। आप बड़े हेडमास्टर लग रहे हैं कि आप मसूद अजहर के बारे में पूछेंगे, मैं बैठ के यहाँ पे जवाब देता रहूंगा। आप इनको पहले शांत करिए अमीश भाई, वरना आप इन्हीं के साथ डिबेट करिए। ये अच्छा मजाक लगा रखा है, सबके बीच में ये बोलते रहेंगे। नहीं अमीश भाई, एक रिक्वेस्ट है, ऐसे मौलाना पढ़े लिखे मौलानाओं को बुलाया करो। ऐसे मौलानाओं को बुलाते हैं, बीच में सबके चिल्लाने लगते हैं ये। अरे मौलाना थोड़ी सलमान निजामी है, ये तो कांग्रेस के नेता है। अच्छा, मेरे पास सामने टीवी नहीं है, मुझे लगा कोई मौलाना ही चिल्ला रहे हैं करके। अच्छा, सलमान निजामी जी हैं, ठीक है। देखिए मैं इतना कहना चाहता हूं अमीश भाई, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह। इसके समर्थन में कौन खड़े थे? राहुल गांधी और तमाम जो कांग्रेस का कुनबा है जाके जेएनयू में खड़ी थी ना। अफजल हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल जिंदा है, अफजल गुरु को यूलोजाइज करने वाले, अफजल गुरु के हक में ये कांग्रेस पार्टी हमेशा खड़ी रही है। इनके बड़े बड़े नेताओं ने चिट्ठी लिखा है, याकूब मेमन के लिए इनके लोगों ने चिट्ठी लिखा है। ये तो वो लोग हैं जो पाकिस्तान में जाके कहते हैं मोदी को हटाना होगा। और आज यहां पर एक मतलब आप सोचो जरा, रजा खान इस व्यक्ति ने जिस प्रकार की भाषा हिंदुओं के लिए कहा है, खुदा ना खास्ता किसी हिंदू ने अगर इस प्रकार की बात कह दी होती तो ये पूरे हिंदुस्तान तो छोड़िए, पूरे विश्व में अभी अर्थक्वेक हो गया होता, भूकंप हो गया होता पूरी जगह। हर जगह हाय हिंदू शुरू हो गया होता। आखिरकार क्या मजाक बना के रखा हुआ है? एक सेकंड सलमान निजामी, एक सेकंड संबित। तो सलमान निजामी, जो तौकीर रजा ने बोला उस बात से आप सहमत हैं? उन्होंने जो बोला उससे आप सहमत हैं, हाँ या ना? देखिए देश में जो माहौल भाजपा ने बनाया है, नहीं भाजपा ने क्या माहौल बनाया है? भाजपा ने यह माहौल बनाया है कि हिंदुओं को हिंदुस्तान में रहने का अधिकार नहीं होगा। क्या बात कर रहे हैं आप? बात तो नहीं की कि भाई कोई बंदूकें उठाएगा, कोई जो है कत्ल करेगा किसी का। उन्होंने ये बात की कि आप प्रवोक कर रहे हैं जो भाजपा के लोग बोल रहे हैं। आप समर्थन कर रहे हैं उस बात का? में भाजपा ने समर्थन दिया। ओ माय गॉड, आप क्या बोल रहे हैं सलमान निजामी? आप समर्थन कर रहे हैं? समर्थन दिया उनको, सपोर्ट किया। क्या बोल रहे हैं आप? और मैं तो सपोर्ट नहीं करता ना, वो उनसे पूछिए। मैं तो कह रहा हूं कि I have to get your reaction on this. ना आपने जो बोल दिया वो बोल दिया, जो बोला वो बोला यहाँ पर इस मंच से। अभी नहीं, मैंने नहीं बोला कि आपने बोला भारतीय जनता पार्टी प्रवोक कर रही है, भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं को हिंदुस्तान से बाहर करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी मजबूर कर रही है लोगों को बंदूक उठाने के लिए। क्या बोल रहे हैं आप? संबित पात्रा जवाब। देखिए मुझे तो आश्चर्य लग रहा है। देखिए कांग्रेस पार्टी अपने आधिकारिक प्रवक्ता को भेजती नहीं है, क्योंकि आधिकारिक प्रवक्ता को आकर इस विषय पर क्या बोलना है। अगर वो कहेंगे कि हम सपोर्ट करते हैं
तो सच्चाई सामने आ जाएगी। मगर कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता ये नहीं कह सकते हैं कि हम तौकीर रजा खान की बातों का खंडन करते हैं, वो खंडन नहीं कर सकते। और उनके जो नॉन आधिकारिक प्रवक्ता यहां आए हुए हैं वो तो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं हम समर्थन कर रहे हैं। और भाजपा ने प्रोवोक किया है, बंदूक उठाने के लिए प्रोवोक किया है। भाजपा ने हिंदुओं को हिंदुस्तान से पलायन करने की स्थिति कर दी आज देश में। अमीश भाई आप मुझे बताओ, ऐसी कौन सी स्थिति? मोदी जी ने आयुष्मान भारत का कार्ड बांटा, मोदी जी ने हिंदू हो या मुसलमान सभी का जनधन अकाउंट खोला, मोदी जी ने हिंदू हो या मुसलमान सबके घर में गैस सिलेंडर भेजे उज्ज्वला के माध्यम से, मोदी जी ने 5-5 बड़े-बड़े एक्सप्रेसवे बनाकर हिंदू और मुसलमान सभी के जीवन में सहूलियत दी। इस कारण से हिंदुस्तान को तोड़ देना चाहिए, हिंदुओं को इस देश में रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए, उनको पलायन करके कहीं और बाहर हम जाएंगे कहां? पाकिस्तान हमारे पास नहीं, हमारा देश नहीं, वो हमें एक्सेप्ट नहीं करेगा। कौन हिंदुओं को एक्सेप्ट करेगा मुझे बताएं, हम यहां छोड़ के जाएं कहां? और ये ऐसी बात नहीं है कि ये सिर्फ आप एम्पिरिकली बात कर रहे हैं, ये सच्चाई है। कैराना से हिंदू भाग के चलो दिल्ली आ गए, किसी और शहर में चले गए उत्तर प्रदेश में, मगर हम भाग भाग के आखिर जाएंगे कहां? और ये पलायन हकीकत है। जो बोला अंसार खान ने, जो बोला तौफीक रजा खान ने, वो हकीकत है, वो कर रहे हैं ऐसा। ठीक है, मैं रुक करता हूं तस्लीम रहमानी का। तस्लीम रहमानी, उत्तर प्रदेश की सियासत में तौकीर रजा का कांग्रेस के साथ आना और उनका यह बयान कितने मायने रखता है? पहले तो मैं ये कहूंगा अभी देवगन के आप भी डरिए मत, ये संबित पात्रा डरा रहे हैं आपको, आप डरिए नहीं इनसे, इनके पास इख्तियार रहने वाला नहीं है, इनसे मत डरिए। लोगों ने इनको पहचान लिया, इनके पले ही खुल चुकी है। दूसरी बात, ये 7 जनवरी का बयान आज सुबह संबित पात्रा के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने तक 11 दिन तक इस पे बीजेपी को कोई एतराज नहीं था, एक भी एफआईआर इन्होंने दर्ज नहीं की। आपको एतराज है इस बयान पे कि नहीं है रहमानी साहब? मैं पहले इनसे तो पूछ लो, आपकी राय में जानना चाह रहा हूं, मैं संबित पात्रा को ले आऊंगा स्क्रीन पे। तौकीर रजा के कांग्रेस ज्वाइन करने के 3 दिन के बाद इनको ये एतराज क्यों हुआ है? उससे पहले हिंदू खतरे में दिखाई नहीं दिया था इनको? वो बयान पढ़ने के सुनने के बाद वो तो उसी दिन वायरल हो गया था, 7 जनवरी को वायरल हो गया था। उस दिन इनको हिंदू खतरे में दिखाई नहीं दिया। नहीं, उस दिन इनको ये वायरल, ये 11 दिन पुराना बयान है, ये 11 महीने पुराना बयान है, 5 दिन पुराना बयान है, 5 महीने पुराना बयान है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप इस बयान के साथ हैं या इस बयान के खिलाफ है? पहले इनसे पूछ के बताइए मुझे, आपकी राय क्या है? इन्हें क्यों ख्याल आया? कोई एफआईआर करा के आए कि नहीं? ये जवाब संबित पात्रा। ठीक है, संबित पात्रा से आपका सवाल है, अब आप इत्मीनान से सुनिए 30 सेकंड में। संबित पात्रा, और फिर मैं एक बड़ी स्टेटमेंट दिखाऊंगा। देखिए अमीश भाई, अभी थोड़ी देर पहले मैं रहमानी साहब के साथ किसी और चैनल में था, उन्होंने कहा जो कुछ भी तौकीर रजा खान ने कहा है बिल्कुल सच कहा है, और हिंदुओं ने उनको प्रोवोक किया है ये कहने के लिए, और इसी कारण से उन्होंने कहा है। देखिए अमीश भाई, एक सच्चाई आप यहां समझ लो, चाहे निजामी भाई हो, चाहे रहमानी भाई हो, चाहे साहदाब हो, ये हमेशा एक हैं, चाहे किसी भी पार्टी में होंगे। लड़ तो अमीश देवगन, संबित पात्रा और समाजवादी पार्टी के हमारे यादव भाई रहे हैं, सदियों से हम ही लड़ रहे हैं, ये कभी लड़ेंगे नहीं। ये सारे के सारे रजा खान साहब के साथ खड़े हैं, ये याकूब मेमन के साथ भी खड़े थे, ये जाकिर नायक के साथ भी खड़े थे। मैं आपके साथ नहीं सुनिए, तौकीर रजा खान जी को कहिए जरा शांत रहेंगे, वाजे कर दीजिए। तौकीर रजा खान जरा आप मुझे बोलने दीजिए। अफजल गुरु और तौकीर रजा, क्या दोनों को आप आतंकवादी मानते हैं? क्या आप तौकीर रजा को वैसे ही आतंकवादी मानते हैं जैसे आप याकूब मेमन को आतंकवादी मानते हैं? नहीं, पहले ये जवाब दीजिए। पहले आप बता दीजिए, आप याकूब मेमन को आतंकवादी मानते हैं कि नहीं? पहले ये जवाब दीजिए। आप मुझे जवाब दीजिए, याकूब मेमन आतंकवादी है या नहीं? पूछा है सवाल आपसे। मैं आपको जवाब नहीं देने वाला, मैं आपसे सीधे सीधे पूछ रहा हूँ, याकूब मेमन आतंकवादी है या नहीं? आप बता दीजिए। ना बोलिए, याकूब मेमन आतंकवादी है या नहीं? मैं पूछ रहा हूँ, याकूब मेमन आतंकवादी है या नहीं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हाँ या ना में जवाब दीजिए। याकूब मेमन आतंकवादी है या नहीं? याकूब मेमन आतंकवादी है या नहीं बताइए। अरे बोल दीजिए ना, आतंकवादी है या नहीं बताइए। देखिए, तौकीर रजा खान को किसी ने आतंकवादी नहीं कहा है, मैं कह रहा हूं इसलिए वो विषय नहीं है, लेकिन याकूब मेमन आतंकवादी है कि नहीं है बताइए। आपने अगर तौकीर रजा को आतंकवादी कह दिया है और आपने मान लिया है, तो फिर आप उन्हें ये भी बता दीजिए कि किसने कहा है? किसी ने कहा ही नहीं है। अमीश भाई, मैं इसका जवाब देता हूं।
ये भी बताइए। नहीं अमीश भाई, यहाँ पर ये नाटक करने की कोशिश ना करें। ये नाटक कंपनी मत करिए। खुद ही आतंकवादी बोल रहे हैं। तस्लीम रहमानी, ये बताइए जो उन्होंने कहा था सही कहा था या गलत कहा था, उस पर आपने चुप्पी साधी हुई है या दूसरी नाटक कंपनी खोल के बैठ गए हैं? ये तो याकूब मेमन के स्पोक्स पर्सन है, इनको क्यों बुलाया गया है? क्या ये याकूब मेमन के स्पोक्स पर्सन को, जाकिर नायक के स्पोक्स पर्सन को क्यों बुलाया गया है? यहाँ पे अफजल गुरु के स्पोक्स पर्सन को क्यों बुलाया गया है? मेरा ये सवाल है। देश में फांसी दी है। नहीं, मैं आपको बताता हूँ। नहीं, मुझे पता है हेट स्पीच क्या होती है, आतंकवाद कौन है, मुझे पता है। मुझे बताइए, याकूब मेमन को आप आतंकवादी मानते हैं या नहीं मानते हैं? नहीं, अरे आपने जवाब ही नहीं दिया, आपके पास जवाब नहीं है। भाई मैं जवाब दूं? देखिए, आपको या तो ऑडियो नहीं जा रहा, यहाँ पर किसी ने किसी को आतंकवादी नहीं कहा है। मैं खुद साक्षी हूँ, किसी ने कुछ नहीं बोला। आप खुद अपने मुंह से 25 बारी बोल चुके हैं, इसलिए नाटक की दुकान बंद करिए। मुस्तकिल हिंदुओं को डरा रहे। अरे हिंदुओं को कौन डरा रहा है? नाटक की दुकान बंद होनी चाहिए। मैं जवाब, हिंदुओं को कौन डरा रहा है? एक सेकंड, मैं बताता हूँ हिंदुओं को कौन डरा रहा है। सुनिए, हिंदुओं को कौन डरा रहा है, मुझे बताइए। मुझे बताइए, जो कहता है कि जिस दिन मेरा नौजवान मेरे कंट्रोल से बाहर आ गया, हिंदुओं को हिंदुस्तान में पनाह नहीं मिलेगी, ये कौन डरा रहा है? ये कौन डरा रहा है? ये बयान है तौकीर रजा खान साहब का। मुझे बताइए, डरा कौन रहा है हिंदुओं को, और उनको डराने वाले को शामिल कौन करा रहा है? ये बात का जवाब तो देना पड़ेगा ना। उस पर आप चुप है, दूसरा नाटक कर रहे हैं, इधर उधर की बात कर रहे हैं। आप बेसिकली टाइम खराब कर रहे हैं डिबेट का, इस देश का, जब आप विषय पे जवाब नहीं दे रहे। मैं आपको दिखाता हूं, इस देश के अंदर कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ, जिसको अमित मालविया ने और भी कई बड़े बड़े सोशल मीडिया हैंडल्स ने ट्वीट किया। वो वीडियो को आप देखिए, क्या कहा जा रहा है, सुनिए व्यूअर्स। क्या खाओगे भाई? वक्त बता दो, कोई बात नहीं है। आपको क्या खाओगे? जितना बढ़ा के चालान काटना है, इतना बढ़ा के काट लो, हर चीज का काट लो। तो आप क्या करो, खा जाओ मुझे। वक्त बताएगा जब सरकार आएगी तो। मनमानी कर रहा हूँ ना तुम लोग। अगर सरकार आए तो फिर भी हेरा, फिर क्या होगा? ये वक्त बता देंगे। ये तो हम ही ना रहने के, आप ही ना रहोगे। संभल ठीक है, संभल हम छोड़ देंगे, आप छोड़ दो। तो अपनी तैयारी कर दो चलने की। मैं तो यही रहूंगा। बस वो बता देंगे हम। ठीक बता देंगे। ठीक है, जितना हो सकता हो बढ़ा के काट देना, गाड़ी करवा देना। बिल्कुल। हमारी सरकार आएगी तो देख लेंगे। शादाब चौहान, मैं आपसे पूछता हूं, हमारी सरकार आएगी तो देख लिया जाएगा? क्या मायने है इसके? बिल्कुल हमारी सरकार आएगी। अहकाम इलाही निज़ाम मुस्तफ़ा के फॉर्मूले पे अगर सरकार बनेगी तो देख लिया जाएगा उन लोगों को जो आज अहंकार में डूबकर नफरत पैदा करके मुसलमानों को सियासी अछूत बना रहे हैं कि मुसलमानों को मंच पे जगह मत दो, हर बात पे मुसलमान को दोषी ठहराओ। मैं संबित जी की प्रेस वार्ता देख रहा था, वो बार बार उन्होंने शाहिद भाई का जिक्र किया, शाहिद मंजूर साहब का। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि शाहिद भाई से हमारे इख्तलाफ हो सकते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई एक शब्द बता दो कि उन्होंने किसी मजहब के खिलाफ बोला हो। झूठ प्रोपेगेंडा फैला करके मुसलमानों को सियासी अछूत कि कोई मुसलमान, जैसे दलितों को टच करने पर अपराध माना जाता था, उसी तरीके से मुसलमानों को अब आपने बोला हमारी सरकार आएगी। अगर किसी का चालान काटा जा रहा है, सामान्य सी बात है, संभल के अंदर कोई व्यक्ति बिना हेलमेट के घूम रहा है, उसका चालान काटा जा रहा है, या फिर वो कोई भी ट्रैफिक रूल को फॉलो नहीं करता। हमारा भी चालान कटता है, कई बार हमारे पास भी चालान आता है ओवर स्पीडिंग का या किसी का, और आप लोगों के पास भी आता होगा। उल्टा व्यक्ति ये कह रहा है कि मेरी सरकार आएगी, अभी जितना बढ़ा के चालान काटना है काट लो, तुमसे पूरा मैं वसूल लूंगा। इसके मायने क्या है? और आप कह रहे हैं हाँ हमारी सरकार आएगी, और आप शादाब चौहान आप ये बात को कह रहे हैं। अच्छा, ये भी बता दीजिए 10 सेकंड के अंदर, ये तौसीफ रजा खान साहब ने सही कहा बिल्कुल या गलत कहा कुछ? इस पर आपकी राय क्या है? मैं मौलाना तौकीर रजा साहब का बेहद एहतराम करता हूं और उनके अल्फाज को तोड़ मड़ोड़ के पेश किया। उन्होंने गलत नहीं कहा, लेकिन बाबरी मस्जिद में मूर्ति रखवाने वाली कांग्रेस और गिरवाने वाली भारतीय जनता पार्टी किसी को सेकुलरिज्म का सर्टिफिकेट ना दे। हमें संबित पात्रा से सीखने की जरूरत नहीं है। ये आतंकवादियों के गैंग नहीं थे जिन्होंने बाबरी मस्जिद को शहीद किया था। मतलब उन्होंने भी, सुनिए इंटरेस्टिंग है, उन्होंने भी कोई गलत नहीं कहा। ये जो वायरल वीडियो है ये भी कुछ गलत नहीं कह रहा था। गलत तो मैं ही कह रहा हूं। ठीक है, अब जवाब सुन लीजिए। संबित पात्रा जवाब नहीं, ठीक है, संबित पात्रा 30 सेकंड में जवाब। संबित पात्रा 30 सेकंड में जवाब। अमीश भाई 10 सेकंड। ना, आपको मैं वक्त दूंगा। अमीश भाई अब तो शांति से मुझे सुन लीजिए। अमीश भाई, सबको शांति से सुना गया, मेरे समय सब लोग बोलने लगते हैं। अमीश भाई, मुझे तो बड़ा आश्चर्य लगा कि इस पे ऑब्जेक्शन किसी ने नहीं किया। अभी पीस पार्टी के नेता ने कहा, जब आपने पूछा कि इस व्यक्ति को गिरफ्तार करना चाहिए था कि नहीं, इसने कानून तोड़ा, सही कि नहीं, तो इन्होंने कहा नहीं। जब निज़ाम मुस्तफ़ा
जब निज़ाम मुस्तफ़ा का राज आएगा तो बिल्कुल ऐसा ही होगा। जब हमारी सरकार आएगी तो हम तो चलान नहीं देंगे। निज़ाम मुस्तफ़ा का जब राज आएगा तो हम तो चलान देंगे ही नहीं। जो यहाँ पीस पार्टी के प्रवक्ता ने कहा और जो रजा खान ने कहा, तौकीर रजा खान ने कहा, उसमें डिफरेंस क्या है? तौकीर रजा खान ने कहा जब कानून हमारे हाथ में रहेगी तो हम हिंदुओं को पलायन करने के लिए बाध्य कर देंगे, हिंदू इस देश में रह नहीं पाएगा। और ये कह रहे हैं कि जब निज़ाम मुस्तफ़ा आ जाएगा तो हम चलान भी नहीं देंगे। यही तो माइंडसेट है जिसको एक्सपोज करने की आवश्यकता है। हिंदुस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा ये तो सीना ठोक कर कह सकते हैं। गलती से मेरे पास समय इतना ही है, मुझे इस कार्यक्रम को वाइंड अप करना पड़ेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। हिंदुस्तान में तो संविधान का राज है, जिसमें इसीलिए हिंदू भी रहता है, इसीलिए बाकी मजहब के लोग भी रहते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि लोग एक तरफा चश्मे को डालकर उसको अब अपनाना भी चाहते हैं और उस पर शिकन भी नहीं रखते हैं। लेकिन हिंदुस्तान, देशवासी, देश प्रेमी हिंदुस्तानी सब चीजों को देख रहा है, वो भी खुली आंखों से, इसलिए कोई बच नहीं पाएगा। नमस्कार। समर्थन देने के बाद कांग्रेस ने इनके फैसले का स्वागत किया। तौकीर रजा साहब ने कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया है और मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को मजबूती मिलेगी। तो वहीं कांग्रेस को समर्थन देने के ऐलान के बाद बीजेपी ने आईएमसी और कांग्रेस दोनों को निशाने पर ले लिया। इस 80 बनाम 20 की लड़ाई को लोग हिंदू मुसलमान में बदलने में ये पार्टियां लगी। दिल्ली में कई दुकानदारों ने ऑड इवन नियम के विरोध में सदर बाजार और तिलक नगर में काली पट्टी बांधकर अपना विरोध जताया। कुछ दिन पहले राज्य सरकार ने कोरोना खतरे की वजह से दुकानों को इसी ऑड इवन नियम के तहत खोलने के निर्देश दिए थे। हम महीने में सिर्फ 8 दिन दुकान या 10 दिन खोलेंगे तो किस प्रकार काम करेंगे, किस प्रकार अपने खर्चे निकालेंगे। सुप्रीम कोर्ट में टीएमसी विधायक मुकुल रॉय को अयोग्य ठहराने की मांग वाली एक याचिका पर सुनवाई हुई। इस पर कोर्ट ने उम्मीद जताई कि पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष इस पर 2 हफ्ते में कोई फैसला लेंगे। पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में मुकुल रॉय बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीते थे, लेकिन उन्होंने बाद में टीएमसी का दामन थाम लिया था। इसी के खिलाफ बीजेपी ने ये याचिका दाखिल की थी, जिसमें दल बदल कानून के तहत उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द करने की मांग की गई। इतना ही नहीं, बीजेपी ने स्पीकर पर भी इस मामले में कोई फैसला नहीं लेने का आरोप लगाया था। दिल्ली एयरपोर्ट पर वीजा के फर्जीवाड़े के आरोप में 2 एजेंट और एक यात्री को गिरफ्तार कर लिया गया। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में जमीन खिसकने की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा नेशनल हाईवे पर हुआ। गणतंत्र दिवस पर पश्चिम बंगाल की तरफ से पेश की जाने वाली नेताजी सुभाष चंद्र बोस की झांकी को केंद्र की मंजूरी नहीं मिलने पर सियासी घमासान छिड़ गया। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती है और इसी मौके पर पश्चिम बंगाल ने केंद्र को उनकी झांकी पेश करने का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन खबर है कि केंद्र ने इसे हरी झंडी नहीं दी, जिसे टीएमसी ने पश्चिम बंगाल का अपमान बताया। केंद्रीय सरकार कोई कारण नहीं दर्शाया कि क्यों टैब्लो को कैंसिल कर दिया गया। इस मुद्दे पर बंगाल बीजेपी भी टीएमसी के साथ नजर आई और केंद्र से नेताजी की झांकी को मंजूरी देने की अपील की। टैब्लो को इस रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में इनको शामिल करना चाहिए, यही मेरा निवेदन है। गाजीपुर फूल मंडी में मिले विस्फोटक मामले की रिपोर्ट एनएसजी ने दिल्ली पुलिस को सौंप दी। इस रिपोर्ट में बताया गया कि ये बम 3 किलो का था, जिसमें आरडीएक्स और बैटरी का इस्तेमाल किया गया था। खबर है कि ये आरडीएक्स भारत के बाहर से दिल्ली भेजा गया था। जांच एजेंसियों ने पाकिस्तान पर यह साजिश रचने का शक जताया। केरल में लेफ्ट नेता टीके हमजा ने कोरोना बीमारी को शैतान बताया और कहा कि इसे अल्लाह ने भेजा है। अपने इस बयान पर उन्होंने ये दलील दी कि ये कोरोना लोगों को सुधारने के लिए आया है। राजस्थान सरकार ने अलवर में नाबालिग से दरिंदगी के आरोपों पर सीबीआई जांच की सिफारिश की। मौसम विभाग ने फिर शुक्रवार रात से दिल्ली में 3 दिनों तक बारिश होने का अनुमान जताया। गुजरात में आम आदमी पार्टी को एक ही दिन में 2 झटके लगे। वहां मशहूर गायक विजय सुवाड़ा ने आम आदमी पार्टी छोड़ दी और बीजेपी में शामिल हो गए। इनके अलावा उद्योगपति महेश सवाणी ने भी आम आदमी पार्टी छोड़ दी। चर्चा है कि वो भी जल्द बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच के फ्रेंच ओपन में भी हिस्सा लेने पर सस्पेंस बन गया। फ्रांस सरकार ने साफ किया कि जो खिलाड़ी कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाएगा वो मई में होने वाली इस प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले पाएगा। इससे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन से भी जोकोविच को बिना खेले अपने देश लौटना पड़ा था।
छत्तीसगढ़ की बेमेतरा पुलिस ने एक महिला के साथ दरिंदगी के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें महिला का पति भी शामिल है, जो इस मामले में मुख्य आरोपी है। इस महिला का आरोप है कि शादी के बाद उसके पति ने उसे इंदौर में बंधक बनाकर रखा। इस दौरान उसके पति के कई साथियों ने भी उसके साथ जबरदस्ती की। बताया गया कि दोनों की शादी एक मैट्रिमोनियल साइट के जरिए तय हुई थी। यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी पुलिस और सुरक्षा बल ने गोरखपुर के कई इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला। इलेक्शंस को लेकर के लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है कि भारी मात्रा में सब लोग अपने मत अधिकार का प्रयोग करें। 26 जनवरी से पहले सेना के जवानों ने दिल्ली के राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड में रिहर्सल की। दिल्ली में कोहरे का असर रेलवे पर भी पड़ा और राजधानी में 6 से ज्यादा ट्रेनें देरी से चलीं। हरियाणा में बढ़ते कोरोना मामलों पर वहां के स्वास्थ्य मंत्री का अजीबोगरीब बयान सामने आया। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने दावा किया कि राज्य में कोरोना के मामले दिल्ली से नजदीक होने की वजह से बढ़े। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली में कोरोना कंट्रोल न कर पाने की वजह से इसका असर बाकी राज्यों पर भी पड़ा। दिल्ली के अनियंत्रित संक्रमण का हरियाणा पर बहुत प्रभाव पड़ता भी है और पड़ भी रहा है। अनिल विज के इस बयान पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने पलटवार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि हरियाणा सरकार इस मुद्दे पर सिर्फ राजनीति करना चाहती है। हमारे पास 1000 से भी ज्यादा लोग हर रोज जो पॉजिटिव लिस्ट आती है उसके अंदर दिल्ली से बाहर के होते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित शांति देवी का ओडिशा के रायगढ़ में निधन हो गया। वो 88 साल की थी। प्रधानमंत्री मोदी और ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक समेत कई नेताओं ने उनके निधन पर दुख जताया। शांति देवी ने आदिवासी समुदाय के इलाकों में लड़कियों की शिक्षा पर काफी काम किया। गुजरात में द्वारका समेत कई जगहों पर मंदिर 23 जनवरी तक श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए गए। कोरोना खतरे की वजह से मंदिर प्रशासन ने खुद ये फैसला लिया। बिहार के नालंदा में जहरीली शराब पीने से हुई 15 मौत के मामले में जांच टीम का गठन कर दिया गया। साथ ही इस मामले में राजनीतिक रस्साकशी भी शुरू हो गई। जान गंवाने वाले लोगों के परिवार से मिलने के लिए एलजेपी नेता चिराग पासवान उनके घर पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हल्ला बोला। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हमारे प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं, उनसे कानून व्यवस्था नहीं संभल रही। वहीं इस मामले में पूर्व सांसद पप्पू यादव ने भी सरकार से सवाल किए। कोई नेता सच कड़वा होता है। अगर आप में कड़वा सच सुनने की हिम्मत नहीं है तो कृपया ये कार्यक्रम ना देखें। तो 80 बनाम 20 पर सही थे योगी। ये लड़ाई अब 80 बनाम 20 की हो चुकी है। जहरीला मौलाना कांग्रेस का दीवाना। जिस दिन मेरा ये नौजवान कानून अपने हाथ में ले लेगा तो तुम्हें हिंदुस्तान में कहीं पनाह नहीं मिलेगी। जो हिंदू विरोधी नंबर 1, वो प्रत्याशी नंबर 1। हिंदुओं के खिलाफ सब मिल गए हैं।